नमस्कार मित्रों, हिंदी की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज आप कथा कथन में सुनेंगे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी यहाँ पतली गली भी है। नीलम कुलश्रेष्ठ हिंदी साहित्य की एक प्रमुख समकालीन लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार हैं। वो स्त्री विमर्श, सामाजिक मुद्दों और यथार्थ पर आधारित अपनी सशक्त लेखनी के लिए जानी जाती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। डीमोनेटाइजेशन से देश का कितना फ़ायदा हुआ है, कितना ब्लैक मनी बर्बाद हो गया। सब जगह अखबारों में तो हल्ला है कि सरकार की डीमोनेटाइजेशन स्कीम बिल्कुल फ्लॉप चली गई है। वो कमर सीधी करके उचक कर सोफे पर बैठ गई। ऐसी बात कह रही है वो भी स्ट्रेट काले बालों में ब्राउन लटें डाई करवाने वाली, अपनी बादामी आंखें फड़फड़ाती दिल्ली में रहने वाली सुंदर 23-24 साल की लड़की किमी। तुम ये कैसे कह रही हो कि डीमोनेटाइजेशन से देश का फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ज्वेलरी इंडस्ट्री की तो 4-5 साल तक कमर टूट गई है। लोगों के पास ब्लैक मनी नहीं है तो कौन उसे सफ़ेद करने के लिए गहने बनवाए। ब्लैक मनी नहीं है तो हथियार या ड्रग्स या बारूद खरीदने में भी कमी आई होगी कि नहीं? वो क्या उत्तर दे? वो इस देश की आम नागरिक, मीडिया कहे कि ये स्कीम फ्लॉप हो गई है तो उसकी बात मान ले। अगर मीडिया कहे कि ये सफल हो गई है तो भी ये बात मान ले। अब ये लड़की कह रही है तो कुछ छानबीन तो करनी पड़ेगी, सीधे जीरो से छानबीन करनी होगी। सुना है कि तुम बड़े ज्वेलर्स के यहाँ काम करती हो, और ये बताओ कि उनका क्या हाल है। आंटी, वो तो कंट्री के 3-4 डायमंड ज्वेलर्स में से एक हैं। उनका 150-200 साल पुराना खानदानी बिजनेस है। इतने ही करोड़ का टर्नओवर है, इसलिए ये झेल गए। इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज इस्टेब्लिशमेंट। 2 भाइयों के आपस में जुड़े बिजनेस हैं। एक 10 लाख कॉस्ट तक के गहने बिजनेस संभालता है, दूसरा एक गहना 10 लाख से अधिक हो ऐसा बिजनेस संभालता है। उसकी सांस अटक गई। क्या लोग एक गहना 10 लाख रुपए से अधिक का भी खरीदते हैं? हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी शादी 10 लाख में हो जाती है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप किस दुनिया में रहती हो आंटी जी? अपने देश में रईसों की कमी है? पहले ये बताओ तुमने क्यों ज्वेलरी मेकिंग डिग्री ली? पैशन आंटी, ओनली पैशन। मुझे ड्राइंग बनाने व कॉस्ट्यूम ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ था। जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो मैंने ऐसे ही इसका सिलेक्शन कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर दिया। मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरिट में मेरा दूसरा नंबर था, इसलिए मम्मी पापा ने भी दिल्ली जाने दिया, वरना वे चिल्लाते थे कि ये भी कोई कैरियर है। बस दिल्ली में मुझे एक प्रॉब्लम थी कि इंस्टीट्यूट में मेरे नाम के कारण सब मुझे किलोमीटर कहकर चिढ़ाते थे। क्यों? अच्छा समझी, किमी मतलब किलोमीटर, कहकर ठहाका लगाते हुए पूछा। मेरे ख्याल से जयपुर व दिल्ली के ज्वेलरी मेकिंग इंस्टीट्यूट सबसे पुराने हैं। जी हाँ, अब तो जगह जगह खुल गए हैं। तो राइज करने के बहुत चांसेस होंगे? ना जी, जॉब करने के बाद पता लगा कि यहाँ कोई प्रमोशन के चांसेस नहीं होते। मैं सीनियर डिज़ाइनर की पोस्ट से ही रिटायर हो जाऊँगी। इनफैक्ट आप देख रही हैं कि लेडीज़ कितने बड़े डिज़ाइनर झुमके पहनने लगी हैं। चाहे कान खींचते रहें, उन्हें कितनी ज्वेलरीज लादने का शौक़ हो गया है। उसका मन होता है कहे कि माधुरी दीक्षित को देश की स्त्रियों को भारी भरकम गहनों व लहंगों का चस्का लगाने के लिए एक बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। वरना जया भादुरी, शबाना आज़मी व स्मिता पाटिल ने सादगी से रहकर इन इंडस्ट्रीज़ की कमर ही तोड़ डाली थी। इस स्टाइलिश नाजुक लड़की ने एक गोल्ड ज्वेलर्स के यहाँ पहला काम आरंभ किया, एक छोटे कमरे में। वहाँ सरसों के तेल से चिपचिपाते बालों वाले कारीगर जो धीमी आवाज़ में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ म्यूजिक सिस्टम से सुनते रहते, या एनविल पर पिघला सोना डालकर छोटी हथौड़ी से उसे आकार देते रहते। गहनों की ड्राइंग बनाती किमी का ध्यान इस हल्की ठक ठक से बढ़ता रहता। वो खींच भी जाती। कुछ कारीगर थक कर पान की पीक थूकने वॉशरूम में चल देते, या कुछ गुटखा खाए बिना नहीं मानते थे। मुझे पता लग गया कि ये जगह मेरे काम करने की नहीं है, किमी अपने आप ही बताने लगी। मैंने वहाँ नौकरी छोड़ी, एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के यहाँ काम किया। वहाँ भी नौकरी छोड़कर इस बड़े ज्वेलर्स के यहाँ सीनियर ज्वेलरी डिज़ाइनर बन गई हूँ। कारीगरों को अच्छा पैसा मिल जाता है। उन्हें अच्छा पैसा कौन देगा? एज़ यू नो, अपने देश में स्किल्ड कारीगरों की कदर ही कहाँ है। 15-20 वर्ष काम करके इतने बढ़िया प्रोफेशनल बन जाते हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो कैसे बनाएं?
कैसे बताएं कि हम इतने अनुभवी हैं, इतने स्किल्ड हैं, क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं होती। यदि डिग्री होती तो ये अमेरिका लंदन जाकर पाउंड्स और डॉलर्स में खेलते। ये बात तो है, विदेश में स्किल्ड लेबर्स हाथों ही हाथों रखे जाते हैं। किमी एक और राज खोलती है। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री अधिकतर बांग्लादेशी मुस्लिम की आर्ट पर टिकी हुई है। बांग्लादेशी मुस्लिम्स में सुंदर गहने बनाने का हुनर है, गजब का हुनर। या कहिए ये आँख खोलते ही अपने घर में ये कारीगरी देखते हैं। कितने ही बांग्लादेशी मुस्लिम्स बड़े बच्चे रिफ्यूज़ी होते हैं, कुछ के पास तो पासपोर्ट भी नहीं होता। मालिक भी बच्चों को सिर्फ खाना कपड़ा देकर बिना मजदूरी दिए काम करवाते हैं, छिपा कर रखते हैं, ठेंगा दिखाते हैं बाल मजदूरी कानून व सरकार को। 10-12 साल या उससे थोड़े बड़े बच्चे चूं भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास या तो पासपोर्ट नहीं होता या माँ बाप ने रुपए कमाने के लिए इन्हें ज्वेलर्स को सौंपा होता है। इन ज्वेलर्स के सिर पर भी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन का बम फोड़ दिया। कैसा धमाका हो गया था नोटबंदी के ऐलान पर। तरह तरह की खबरें मीडिया में छाई रहती थीं। कहीं ट्रक में, कहीं कार में नोटों के बंडल जब्त किए गए या नदी में, नहर में तैरते नोट मिले। किसी बेटी के बाप की सदमे में मृत्यु हो गई क्योंकि शादी के लिए घर में रुपए नहीं थे। कहीं कोई सीनियर सिटीजन चिलचिलाती धूप में लंबी लाइन में खड़े खड़े मर गया, तो बैंक्स के आगे सीनियर सिटीजन्स की अलग लाइन लगनी आरंभ हो गई। उसकी बिल्डिंग वाले तो बहुत खुश थे। उसके फ्लैट के ऊपर एक नोटोरियन डॉन ने फ्लैट ले रखा था। नोटबंदी के कुछ महीने बाद ही मजबूरन फ्लैट बेचकर भाग खड़ा हुआ। वो डॉन अपने 15वें फ्लैट की बाकी रकम भरने कहाँ से ब्लैक मनी लाता। इस नोटबंदी के दौरान यूपी में बैंक के सामने लगी बहुत लंबी लाइन में कोई शैतान किसी को धक्का देता, बहुत से लोग गिर जाते। जब तक वे उठकर संभलते तब तक तो कुछ लोग उनसे बहुत आगे स्थान झपट लेते। इस धक्का मुक्की में स्त्रियों के चोटें भी खूब लगीं। किसी किसी व्यक्ति के फ्रैक्चर भी हो गया। कहीं बहुत सी गृहिणियों के 2 लाख से ऊपर कोर्चे अर्थात पति से छिपा कर रखे रुपए बर्बाद हो गए। खबर थी कि बहुत सी गृहिणियां अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद होते देखकर बीमार पड़ गई थीं। ऐसे में उसके सितारे कैसे मेहरबान थे। पहले तो भगवान जी के मंदिर में रखे दान के रुपयों में से रुपए उधार लेने पड़े। उस डिब्बे में से रुपए निकालते समय उसके होंठ मुस्कुरा पड़े। मुसीबत में भगवान ही काम आते हैं। उनकी टाउनशिप के ग्रॉसरी स्टोर वाला अपने ग्राहकों से 1000 रुपये जमा करवा लेता और सामान देता रहता। हर शाम उसका आदमी बैंक में 1000 रुपये के नोट जमा कर देता। सारी टाउनशिप इस व्यवस्था से मज़े में थी। घर के रुपए ख़त्म हो गए तो वो व उसके पति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए। वहाँ के नियमानुसार 5000 रुपये से अधिक रुपए निकल नहीं सकते थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे लॉटरी निकल आई थी, जहाँ से उस दिन कोई भी 24,000 रुपये निकाल सकता था। दोनों पति पत्नी 53,000 रुपये लेकर कैब में बैठे थे कि कैब ड्राइवर बोला, आप मुझे 500 का नोट भी दे सकते हैं क्योंकि मैं पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ। पेट्रोल पंप पर तो 500 रुपये का प्रतिबंधित नोट चल सकता था। आंटी, जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ, लोग अपना ब्लैक मनी लेकर ज्वेलर्स के यहाँ दौड़ पड़े। सरकार कम थोड़े ही है, उसने गहने बनवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सच में यह अक्लमंदी की। हंसते हुए किमी बोली, हाँ आंटी, कुछ लोग सरकार से भी अक्लमंद होते हैं। एन सरकार की नाक के नीचे उन्होंने जो करना था किया, ब्लैक मनी बचाना था बचा लिया। जो उसने सुना उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, बस कल्पना करने में लग गई। नोटबंदी के दिनों में किमी का डायमंड ज्वेलर्स के यहाँ पहला सप्ताह। अचानक बॉस के पीए का फ़ोन आता है, मिस्टर रघुवंश, हमारे बहुत पुराने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, हैंडल विद केयर, खास ध्यान रखिए नाराज़ ना हो जाएं। किमी थोड़ा सहम सी गई थी। अभी उसे आए जुम्मा 7 दिन हुए हैं और ऐसी डीलिंग। एक सेल्स गर्ल लाल बॉर्डर वाली आसमानी साड़ी के ड्रेस कोड व ऊंचे जूड़े में उन्हें एस्कॉर्ट करती उसके केबिन में ले आई। रघुवंश जी के सामने आते वो समझ गई, गले में सोने की चेन व चारों उंगलियों में हीरे पन्ने की मोटी अंगूठी पहने, व्यक्तित्व से खानदानी रईसी टपकाते रघुवंश जी ही होंगे। वो उनके सम्मान में खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। वेलकम सर। उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकारा, फिर पूछा, नई हो, पहले नहीं देखा। उसका गला चटका जा रहा था। जी प्लीज़ हैव अ सीट। जी कहिए, आपको अपनी पसंद के डिज़ाइन का अपनी पत्नी के लिए डायमंड नेकलेस या ईयररिंग्स या ब्रेसलेट्स बनवानी हैं? इनमें से कुछ भी नहीं।
क्या तुम्हें पता नहीं है कि आजकल ज्वेलरी बनवाने पर बैन है? सॉरी, तो फिर अपनी अंगूठी? उनके लंबे चौड़े व्यक्तित्व से वो हड़बड़ाए जा रही थी। उन्होंने उसे घूर कर देखा। वो समझ गई बोलने में फिर गलती हो गई है। मुझे ये सब नहीं बनवाना, मुझे अपने घर की मूर्तियों के लिए जड़ाऊ मुकुट बनवाने हैं। व्हाट? उसकी दोनों आंखें फैल जाती यदि भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया होता। उन्होंने उसकी मेज पर रखी उसकी नेम प्लेट पर नज़र डालते हुए पूछा, बंगाली हो? तुम्हें दुर्गा माता के मुकुट की शेप का अनुमान होगा ही? जी बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि हमारे अलग अलग देवी देवता के अलग शेप और डिज़ाइन के मुकुट होते हैं? ओ तेरे की, भगवानों के सामने माथा टेका है, लेकिन आज तक कभी इनके मुकुट पर ध्यान ही नहीं गया। मुकुट मतलब मुकुट, इतना कौन ध्यान दे? किमी तेरी इज्जत का सवाल है, वो भी महत्वपूर्ण कस्टमर के सामने। उसने गंभीर मुंह बनाकर कहा, जी बिल्कुल पता है, भगवान अपने आइडेंटिटी के लिए अलग मुकुट पहनते हैं। ठहाका लगाते हुए वो बोले, वो पहनते हैं या इंसानों ने अपने मन से ही डिज़ाइन बनाकर उन्हें आइडेंटिटी दी है? जी आप सही कह रहे हैं। मुकुट की डिज़ाइन के मामले में ब्लैंक शून्य दिमाग से बस सिर हिलाकर जी जी किए जा रही थी। हे गूगल बाबा, आपका ही सहारा है। तो हमें अपने घर के देवताओं की मूर्तियों के लिए मुकुट बनवाने हैं। प्लीज़ आप देवताओं के नाम व मुकुट के साइज़ बताएं। लिखो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, महाकाली, राम, कृष्ण, हनुमान, विष्णु व ब्रह्मा। वो इनके नाम नोट करती जा रही थी। मुकुट की शेप तो वही रहेगी। मैंने तुम्हारी तारीफ़ सुनी है, इसलिए मुझे मुकुटों के बीच की जालीदार डिज़ाइन तुमसे बनवानी है। इनके बीच में जितने डायमंड्स, रूबीज, सफ़ायर व एमरल्ड्स लग सकें उतना अच्छा। किमी में इतनी अक्ल तो थी कि 9-10 हीरे मोती जड़े सोने के मुकुट का ऑर्डर देने वाले से बजट ना पूछे। सर, क्या मुझे साइज़ देने की कृपा करेंगे? उन्होंने अपने रेशमी कुर्ते की जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें देवताओं के नाम व साइज़ हैं। इनकी डिज़ाइन एडजस्टेबल रखना, जिससे कुछ नाप आगे पीछे हो तो ये मुकुट देवताओं को पहनाए जा सकें। इस लिफाफे में मेरा विजिटिंग कार्ड है। ज़रूरत पड़े तो डिज़ाइन के बारे में फ़ोन कर सकती हो। डिज़ाइन बन जाए तो मुझे मेल करके दिखा ज़रूर देना। श्योर सर। आपके लिए क्या मंगवाऊँ, कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? नथिंग। मैं वर्मा के चैम्बर में रुपयों की बात करने जा रहा हूँ, वहीं कुछ ले लूँगा। थैंक यू सर। वो खड़े हुए तो वो भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए शिष्टाचारवश खड़ी हो गई। वो हल्का सा सिर हिलाते उसके बॉस के चैम्बर की तरफ बढ़ गए। किमी को लगा उसके आसपास उनकी रईसी का बोझ फैला हुआ था, जिसमें वो बेपनाह दबी जा रही थी। वो झटके से अब हट गया। उसने एक राहत की गहरी सांस ली। बोतल से पानी गिलास में डालकर गटागट पी गई। बोतल व गिलास की मेज को नीचे की शेल्फ में रखते हुए उसकी नज़र फर्श पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी। जरूर ये रघुवंश सर की जेब से गिरा होगा। उसने उसे वर्मा जी के चैम्बर में बैठे रघुवंश सर को देने के लिए फर्श से उठा लिया। हाथ में लेकर पता लगा कि ये शहर के फेमस ज्वेलर्स का लंबा चौड़ा कोई बिल है। लेकिन ये क्या? इस पर देवताओं की मूर्तियों को बनाने के ऑर्डर की लिस्ट है। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, महाकाली, राम, कृष्ण, हनुमान, विष्णु व ब्रह्मा। उसे हल्का गश आ गया। वो भी ठोस सोने की बनी। उसकी नज़र जब बिल पर लिखे 9 अंक के आगे लगी जीरो की संख्या पर गई तो उन्हें गिनते गिनते उसे लगा कि वो कहीं यहीं बेहोश होकर न गिर पड़े। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई एक जानकारी भरी कहानी, यहाँ पतली गली भी है। नोटबंदी के दौरान सरकार की आंखों में धूल झोंक कर काले धन को खपाने की एक पतली गली ये भी थी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।